नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, स्तर की, तो ये स्टैंडर्ड केवल हमारे क्लासेस में नहीं होता कि आप फर्स्ट क्लास में हैं, आप फिफ्थ क्लास में हैं, आप 10th क्लास में हैं। ये हमारे जीवन के स्टैंडर्ड में भी होता है कि हम किस स्तर का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जीवन के साथ साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथों में होती हैं फिजिकली, चाहे वो ये पेन हो या कोई मोबाइल हो, या आपको अपने आप को श्रृंगारित करने के लिए जो ज्वेलरी आपने पहनी हुई है, या जो इस बोतल बंद पानी को आप पी रहे हैं, जिस दूध को आप पी रहे हैं, इन सब का स्तर कौन तय करेगा? जब प्रशासन की बात आती है, सरकार की बात आती है, तो कुछ इस तरीके की जो मंत्रालयीन गतिविधियां हैं, और वो गतिविधियां आज की नहीं है, वो गतिविधियां उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हम इस देश की आज़ादी को मानते हैं। यानी कि 15 अगस्त 1947 ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय मानक ब्यूरो की। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय मानक ब्यूरो, देश में उत्पादों एवं सेवाओं का मानकीकरण। और जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, ये संस्था भी अपना 75 वर्ष पूरा कर रही है, क्योंकि 6 जनवरी 1947 की ये बात है जब इस संस्था को एक मूर्त रूप मिला। और तब से लेकर के आज तक विश्व भर में कितना बड़ा काम इस संस्था ने किया है, कैसे ये आगे बढ़ रही है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से हमें और आपको, यानी कि संस्था को, और साथ साथ में जो कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, जिसके तहत हम लोग जब बातें करते हैं जागो ग्राहक जागो, तो इन सब तरीकों में कैसे हमें, समाज को, देश को इससे लाभ हो रहा है, उन सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं श्रीमती कनिका कालिया जी, आप निदेशक हैं भारतीय मानक ब्यूरो की। कनिका जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं बात यही करना चाहूँगा डायरेक्टली दैट भारतीय मानक ब्यूरो, सो बेसिकली ये संस्था, जो कि आपने जब मुझे बताया कि 6 जनवरी 1947 और अब हम 75 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम संस्थाएं इस तरीके की हैं जो इतने समय से न केवल सस्टेन कर रही हैं, बल्कि अपने आप को ग्रो भी कर रही हैं और बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर रही हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत से लेकर के एक जर्नी रही है 75 वर्षों की, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले जैसा आपने सही बताया, 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जिसे ISI के नाम से आप लोग जानते हैं, उस तरह से हुई थी। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कंसेप्चुलाइज्ड एक संस्था थी जो क्वालिटी और मानकों पे काम करेगी। 1947 में जब इसकी संरचना की गई, तब इसको मानकीकरण का सर्वप्रथम कार्य दिया गया। धीरे धीरे जब मानकीकरण का ये देखा गया कि उपभोक्ता पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसको देखते हुए 1952 में जो हमारा ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट है, उसके द्वारा इसका जो कार्य है वो सर्टिफिकेशन की तरफ, यानी कि जो मानक बनाए हैं उनके अगेंस्ट प्रमाणीकरण की तरफ किया गया। इसी क्रम में 1955 में BIS या फिर ISI जिस तरह से वो जानी जाती थी, उसने अपना पहला प्रमाणीकरण लाइसेंस दिया, जो एक ASCR कंडक्टर, जो कि एक केरला की कंपनी को दिया गया था। सबसे पहला जो प्रमाणीकरण लाइसेंस 1955 में जारी किया गया। जब इसकी प्रमाणीकरण की गतिविधियां बढ़ी तो 1963 में लेबोरेटरी की एक्टिविटी भी स्टार्ट की गई BIS द्वारा। धीरे धीरे गतिविधियों में इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा कि देश के औद्योगिक विकास में इस संस्था को और ज़्यादा शक्तियों के साथ संवर्धित करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1986 में पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को अधिक शक्तियों के साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का नाम दिया गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ये जो एक्ट था, इसके साथ साथ आप ध्यान दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत रखा गया और उपभोक्ताओं के ऊपर काम, उनके हितों में काम करने के लिए बेसिकली इसको एक तरह से एक अधिकार दिया गया कि उनके उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाए। जी, तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 2016 में BIS का एक्ट दोबारा रिवाइज किया गया और अब उसके पास और अधिक शक्तियां हैं। BIS ने कई अपनी गतिविधियां इस नए एक्ट के द्वारा और अपना ली हैं, जिसमें हॉलमार्किंग स्कीम एक बहुत अच्छी गतिविधि जो हम लोग कर रहे हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। इस तरह से इस पूरे 75 साल की जो जर्नी है उसमें BIS और या फिर जो पुराना जो इंस्टीट्यूशन था हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने भारत के राष्ट्रीय विकास में, औद्योगिक विकास में बहुत ज़्यादा एक योगदान अपना दिया है।
फैंटास्टिक मैम। आपने जो भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो सब लोगों में आता है, यानी कि 135 करोड़ लोग जो हिंदुस्तानी हैं, हर कोई अपने अंदर एक भारत बसा के चलता है। हम जो सामान्य रूप से चीज़ों को उपयोग करते हैं, अब चाहे वो ट्रैफिक में चलते हुए वो हमारा हेलमेट हो, या वो हमारा दूध पीने की बात हो, या हमारे खाने पीने की बात हो, या फिर वो हमारे श्रृंगारित करने की जो ज्वेलरी की हम लोगों ने बात की, ऐसे कितनी सारे उत्पाद और भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं कि ये भी प्रामाणिक है, इनको भी प्रमाण पत्र मिला हुआ है, लेकिन शायद हम लोग चेक नहीं करते हैं उसके बारे में। हमको मालूम ही नहीं है कि हम सही चीज़ ले रहे हैं और हम शंका कर लेते हैं। आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनको भी कोई एक संस्था है जो प्रमाणित करती है और आपको जो उत्पाद आपने खरीदा हुआ है उसकी गुणवत्ता की एक तीसरे पक्ष की गारंटी भी दी जाती है। तो भारतीय मानक ब्यूरो की ये जो उत्पाद प्रमाणीकरण स्कीम है, ये हमारे जो मानक होते हैं, भारतीय मानक, उनके अगेंस्ट रन की जाती हैं। तो हमारे 20,000 से ज़्यादा मानक हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो हमारा मानक है वो IS-1 है, जो भारतीय झंडे के लिए है। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके लिए मानक है IS-1। इसके अलावा हमारे 20,000 से ज़्यादा और अधिक मानक हैं। हमारी जो प्रमाणीकरण स्कीम है उसमें 40,000 से ज़्यादा लाइसेंस भारतीय क्षेत्र में दिए गए हैं और करीबन 1500 से ज़्यादा लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिए गए हैं। हम लोग ये जो लाइसेंस दे रहे हैं वो 1100 से ज़्यादा उत्पादों के लिए दे रहे हैं, जिसमें 2 तरह के लाइसेंस हमारे द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत कुछ उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणीकरण में रखा जाता है, यानी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में। तो ऐसे 350 से ज़्यादा उत्पाद हैं जिनको भारत सरकार द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण में रखा गया है, जिसमें जैसा आप बता रहे थे हेलमेट एक उत्पाद है। अभी हाल ही में हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड को भी एक अनिवार्य प्रमाणीकरण स्कीम में लाया गया है। इसके अलावा पैकेज बोतलबंद पानी, बच्चे की दूध पीने की बोतल, खिलौने जो आजकल अनिवार्य प्रमाणीकरण में है, ट्रांसफार्मर है, बिजली के उत्पाद हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सब अनिवार्य प्रमाणीकरण स्कीम में रखे गए हैं। तो ऐसे 350 से ज़्यादा उत्पाद हैं जिस पे बिना भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के कोई भी निर्माता विनिर्माता अपना उत्पाद बाजार में बना नहीं सकता और बेच नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो भारत सरकार द्वारा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के तहत रन करती है, जिससे कंज्यूमर का बेसिक प्रोटेक्शन होता है, ताकि उसको जो भी उत्पाद मिले वो एक मानक को पूरा करता हुआ मिले। ये जो मैम आप जो हम लोग जब मानक की बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मिले, उसके मानक जो है वो किन आधारों पर तय होते हैं? या अगर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर को जो स्कीम लॉन्च हुई है, जो एक तरीके से फार्मर से लेकर के रिटेलर्स तक जो दूध हमें मिल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी फूड सेफ्टी की भी बात करती है और साथ साथ में ये भी देखती है कि उसका प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन कैसा है, उसका मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा, और वो मानक तय कैसे होते हैं, कौन तय करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मानकों को तय करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत 15 सब्जेक्ट समितियां, जिसे डिवीजन काउंसिल की तरह हम कहते हैं, 15 डिवीजन काउंसिल की संरचना की गई है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जैसे सिविल, मैकेनिकल, सर्विस सेक्टर, फूड और इसी तरह के अन्य डिवीजन काउंसिल। इनके अंतर्गत 500 से ज़्यादा तकनीकी समितियां हैं जो कार्य करती हैं और मानकों की संरचना करती हैं। इन तकनीकी समितियों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, चाहे वो निर्माता हों, चाहे वो रेगुलेटर्स हों, चाहे वो लेबॉर्ट्री से रिलेटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हों, या फिर उपभोक्ता हों, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो तकनीकी समिति है, इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें 1/3 से ज़्यादा निर्माताओं को ना रखा जाए, ताकि निर्माता का जो इंटरेस्ट है वो बैलेंस करके हम लोग रखें और कंज्यूमर इंटरेस्ट का हमेशा प्रोटेक्शन करें। तो ये जो तकनीकी समितियां हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि दूध पे अभी हाल ही में एक हमारी कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम आई है, इसमें भी एक मानक की संरचना की गई। और इस पर्टिकुलर कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से ये मानक स्कीम डेवलप की गई है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो दूध और संबंधित जो डेयरी उत्पाद हैं, उनकी जो क्वालिटी है
उसको बनाने का जो एक कह सकते हैं तरीका है, वहाँ पर जो हाइजीनिक कंडीशंस जो मेंटेन होती हैं उसमें पूरा फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। और एक लोगो भी बहुत अच्छा इस स्कीम के साथ लॉन्च हुआ है, जो कामधेनु गाय का लोगो है, जो बहुत ही एक रिलेटेड लोगो जो लॉन्च किया गया है। तो पहली बार इस तरह की एक स्कीम जो कि डेयरी और डेयरी उत्पादों से संबंधित है, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है। इसी तरह से और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जिस पे भारतीय मानक ब्यूरो काम कर रहा है। अभी हाल ही में खिलौनों को लेके काफ़ी काम किया है। कोविड के समय पीपी किट्स जो थे या फिर मास्क थे, इन पे काफ़ी काम किया है। तो तकनीकी समितियों ने बहुत ज़्यादा अपने डिस्कशंस के बाद इन मानकों का डेवलपमेंट किया है और इस तरह के मानकों पे प्रमाणीकरण भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। ओके मैम, फैंटास्टिक। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज मेरा परिचित दुकानदार है और वो मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छे से दे रहा है और आज से नहीं दे रहा है। हम उससे 50 साल से या 25 साल से सामान जो है वो खरीद रहे हैं, तो वो हमें बढ़िया ही सामान देगा। तो हमें किसी मानक की आवश्यकता नहीं है, हमारा संबंध इतना प्रगाढ़ है कि हम सोच नहीं सकते कि कुछ गलत देगा। तो वो जो उत्पाद आ रहा है उस उत्पाद की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता के साथ साथ में जो कॉस्टिंग है, बिकॉज हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने संकट में है कि महंगाई की बात करते हैं तो हर व्यक्ति को महंगाई से त्रस्त होने का वो अपनी बात करता है। तो कॉस्टिंग कितनी बढ़ती है और उस कॉस्टिंग के बढ़ने के कारण से भी इवन दैन उसे कैसे आगे चल करके फायदे हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मैं बता दूं कि भारतीय मानक ब्यूरो की जो ये स्कीम है, प्रमाणीकरण स्कीम, ये नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर चलती है। तो जो हम लोग अपनी लाइसेंसिंग फीस हमारे सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से लेते हैं वो बहुत ही एक कम अंश होता है उनके टोटल टर्नओवर का। अगर हम लोग हॉलमार्किंग की बात करें, अगर आप सोने की कोई जेवरात खरीदने जाते हैं तो हॉलमार्किंग का चार्जेस केवल 35 रुपये पर गहना डिसाइड किया गया है, जो कि आपके टोटल जेवरात की कॉस्ट का हार्डली कुछ 0.% कह सकते हैं 0.1% रहेगा। जो चार्ज देने के बाद अगर आपको एक तीसरे पक्ष की गारंटी मिलती है कि कल को कोई आपका उत्पाद खराब निकलता है तो उसकी शिकायत के निवारण के लिए आप कहाँ जाएंगे? कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार आपके जानकार होते हैं लेकिन उत्पाद के बारे में कोई शिकायत आने पर कोई शिकायत निवारण का कोई प्रकोष्ठ आपको नहीं मिलता या आपको कंज्यूमर कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो का जो शिकायत निवारण जो कह सकते हैं गाइडलाइन है, उसमें 90 दिन के अंतर्गत अगर आप कोई शिकायत कोई भी करते हैं तो 90 दिन के अंदर आपको उस प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा और पूरी तरह से आपको संतुष्टि मिलेगी कि जो आपने सामान खरीदा वो गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है। तो एक तीसरे पक्ष की गारंटी मुझे ऐसा लगता है एज अ नॉर्मल कंज्यूमर भी मैं प्रेफर करूंगी रादर दैन कि किसी भरोसे पे चल के, क्योंकि कई बार ये दिक्कत आती है। जी, आपने जो ये बड़ा अच्छा बात बोली है कि किसी भरोसे पर चलना अच्छी बात भी है, लेकिन साथ साथ में अगर हम कुछ प्रमाणों को साथ में लेते हैं, बिकॉज हिंदुस्तान में भारत में डॉक्यूमेंटेशन की अपनी एक वैधता है। कहाँ जो डिजिटल क्रांति की ओर हम लगातार मैम चलते चले जा रहे हैं। सो एक व्यक्ति जो देखना चाहता है कि मैं जो कुछ उत्पाद दे रहा हूँ उस उत्पाद में BIS का क्या एक पर्टिकुलर लोगो है, उस लोगो को मैं देखूँ, या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो चीज़ें कुछ चेंज होती हैं। जिस तरह से हम ISI की जो आपने बात की, FSSAI हम लोग अक्सर फूड प्रोडक्ट्स पे देख पाते हैं। तो कौन कौन से उत्पादों में किस किस तरीके का आ रहा है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ वेबसाइट, थोड़ा सा उस बारे में कहें। जी, भारतीय मानक ब्यूरो जो ISI मार्क प्रमाणीकरण स्कीम चलाता है, इसके अंदर हर उत्पाद जो हम लोग प्रमाणीकृत करते हैं उसमें ISI मार्क का एक निशान होता है। इस ISI मार्क का निशान 3 कंपोनेंट का होता है। सबसे पहले एक IS नंबर जो कि हर उत्पाद के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे आप अगर पैकेज बोतल बंद पानी खरीदेंगे तो उसमें IS 14543 लिखा होगा, वरन अगर आप एक कोई सीमेंट की बोरी खरीदते हैं तो उसमें IS 269 लिखा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कंज्यूमर को देख लेना चाहिए कि जो वो उत्पाद खरीद रहा है उसमें किस तरह का मानक का नंबर लिखा है। इसके बाद ISI जो चिन्ह होता है उसके डायमेंशंस भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किए गए हैं। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट इस पर्टिकुलर ISI मार्क का है वो है लाइसेंस नंबर, जिसे CM/L करके लिखा जाता है, यानी सर्टिफिकेशन मार्क्स लाइसेंस नंबर, जो 6 डिजिट या 10 डिजिट का होता है।
अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा BIS केयर ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसमें आप इस लाइसेंस नंबर को डाल के चेक कर सकते हैं, उसको मतलब फीड करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक प्रमाणिक विनिर्माता का लाइसेंस है, कोई प्रमाणिक मैन्युफैक्चरर है, और क्या ये लाइसेंस अभी प्रचलित में है। जैसे कि कई बार ये होता है कि लाइसेंस को किसी कारणवश सस्पेंशन में डाल दिया जाता है, उसकी मार्किंग स्टॉप कर दी जाती है, तो उपभोक्ता जब भी कोई आइटम खरीदे तो वो उसमें ISI मार्क की प्रमाणिकता चेक करे इस लाइसेंस नंबर द्वारा और हमारे BIS केयर ऐप द्वारा। इसी तरह से अगर आप कोई हॉलमार्क्ड आइटम खरीदते हैं, जैसे कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उसमें एक हमारा जो चिन्ह है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें सबसे पहले भारतीय मानक ब्यूरो का त्रिकोण का जो चिन्ह है, जिससे सभी लोग परिचित हैं। इसके बाद सोने की शुद्धता लिखी होती है, जो 6 ग्रेड्स में हम लोगों ने 6 कैरेटेज में हमने डिफाइन करी, जिसपे हॉलमार्किंग कराई जा सकती है। मान लीजिए कि आपने 18 कैरेट का कोई सोने का जेवरात खरीदा, तो उसमें 18 कैरेट 750 लिखा होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का निशान, फिर 18 कैरेट 750, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें HUID नंबर। एक हॉलमार्किंग आइटम पे ये HUID नंबर अलग अलग होगा। जैसे आप मान लीजिए आपने 2 झुमके खरीदे, तो दोनों पे अलग अलग HUID नंबर होगा। तो इस HUID नंबर को भी आप बहुत ही आसानी से BIS केयर ऐप में फीड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रमाणिक HUID नंबर है या नहीं। तो कस्टमर्स या ग्राहकों से तो मैं तो यही निवेदन करूंगी कि जब भी कोई वो चीज़ खरीदें तो सबसे पहले उसका बिल ज़रूर ले लें और अपने ISI मार्क या फिर हॉलमार्क्ड आइटम की प्रमाणिकता हमारे BIS केयर ऐप से ज़रूर चेक कर लें। फैंटास्टिक मैम। जो आपने बिलिंग की बात की है, मैं कई बार हम लोग देखते भी हैं कि IRCTC एंड ऑल, वहाँ पर जो पोशाकें होती हैं कि नो बिल नो पे, तो ये बड़े अच्छी एक कंसेप्ट है। अब अगर मुझे कोई परेशानी आ रही है, इवन मैंने प्रोडक्ट जो यूज़ किया है वो BIS हॉलमार्क का, चाहे वो ज्वेलरी की बात करूँ या किसी और प्रोडक्ट्स की बात करूँ, घर के प्रोडक्ट्स की बात करूँ, मैं शिकायत कहाँ करूं? तो क्या उसके लिए मुझे उपभोक्ता केंद्र जाना होगा, या इसके लिए कोई अलग संस्था है, कुछ अलग ऑफिसेज हैं, या मैं ऑनलाइन ही उस अपनी एप्लीकेशन को टाइप करके भेज सकता हूं? और कितने समय में उस शिकायत का निवारण हो जाता है, और ऐसे कितने केसेस आपके पास में आए हैं पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें? बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। उपभोक्ता जब सब तरह से जागरूक रहता है तो ऑब्वियसली वो शिकायत भी करना चाहेगा अगर उसे कम गुणवत्ता की चीज़ मिली है। तो हमारा जो शिकायत निवारण का जो तरीका है भारतीय मानक ब्यूरो में, वो 2 तरीके से चलता है जो ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा आप हार्ड कॉपी में तो शिकायत कर ही सकते हैं, लेकिन आजकल तो IT का ज़माना है। तो सबसे पहले एक कंज्यूमर एंगेजमेंट पोर्टल BIS द्वारा लॉन्च किया गया है, जो हमारी वेबसाइट manakonline.in से आप एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे आसान और इजीली डुएबल तरीका जो है वो है हमारा BIS केयर ऐप, जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायत किसी भी गुणवत्ता को लेके, अगर कोई आपको शिकायत है या कोई प्रोडक्ट मिसयूज़ की आपको शिकायत मिलती है कि कोई ऐसा आपको लाइसेंस द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट मिलता है जो लाइसेंस अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो एक्सपायर हो गया है या सस्पेंशन में है, तो उससे रिलेटेड शिकायत भी आप हमारे BIS केयर ऐप में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारा जो शिकायत निवारण का जो गाइडलाइन है उसमें 90 दिनों के अंतर्गत आपकी शिकायत पे पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो आपको उस खामी वाले प्रोडक्ट का फुल रिप्लेसमेंट भी मिलता है। अगर आप मान लीजिए कि हॉलमार्क्ड आइटम में कुछ आपको शिकायत आती है और उसमें कोई गुणवत्ता से रिलेटेड कुछ कमी पाई जाती है, तो आपको कंपनसेशन का भी प्रावधान हमारे कानून के हिसाब से। हम कुछ स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम भारतीय सरकार की बात करें तो वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करती है। ऐसे में कोई स्टार्टअप अगर इस तरीके के हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो BIS के अंतर्गत आता है या नहीं आता, और अगर आता है तो मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे उसमें सर्टिफाइड करा सकता हूँ, तो वो कहाँ जाए आपके पास में? जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए हमारी वेबसाइट है manakonline.in, जिसके थ्रू आप सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं जो सर्च करके, या नो योर स्टैंडर्ड हमारा एक उसी में एक मॉड्यूल है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई मानक अवेलेबल है या नहीं, और मानक अवेलेबल है तो उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिसको आपको लाइसेंस लेने से पहले पूरी करना है। तो इस नो योर स्टैंडर्ड जो मॉड्यूल है, इसके लॉन्च करने के बाद बहुत ही आसान हो गया है किसी भी एक मैन्युफैक्चरर को ये चेक करना कि क्या क्या मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत है उसे BIS लाइसेंस लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही निवेदन करूंगी स्टार्टअप से कि वो इस नो योर स्टैंडर्ड मॉड्यूल को देखें और ये जान लें कि क्या क्या उनको मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेवलप करनी है अपने फैक्ट्री में, और क्या क्या टेस्टिंग से रिलेटेड उनको कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। एक क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज का भी वहाँ पर होना आवश्यक है, जो हमारे मानक के अनुसार उनके उत्पाद की टेस्टिंग कर पाए।
इसी नो योर स्टैंडर्ड के मॉड्यूल की सहायता से आप हमारी कौन कौन सी रिकॉग्नाइज्ड लैब्स हैं जहां पर आप अपने उत्पाद की टेस्टिंग करा सकते हैं, ये भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो ये नो योर स्टैंडर्ड वाला जो मॉड्यूल है ये चेक करें। दूसरा, हमारा जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है वो स्वतः ही ऑनलाइन सारी कर दी गई है, तो मानक ऑनलाइन के थ्रू ही आप बहुत ही आसानी से अपना लाइसेंस का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए हमारे जो अभी नए जो रूल्स आए हैं उसमें बहुत अच्छे अनुदान की घोषणा भी की गई है। वही सेम चीज़ जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए भी किया गया है, और एमएसएमई के लिए भी काफ़ी फीस में अनुदान है। तो कृपया इन अनुदानों का जो है फ़ायदा उठाएं। और जो स्किल इंडिया मिशन के तहत हम लोग कुछ ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप अपने क्वालिटी कंट्रोल इंचार्जेस को भी ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और हम पूरी तरह से स्टार्टअप्स और सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। फैंटास्टिक मैम, चूँकि 75 ईयर्स हो रहे हैं इस संस्था को, दैट इज़ भारतीय मानक ब्यूरो, तो जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो आप भी क्या कुछ विशेष तरीके के प्रयोजन, कुछ आयोजन इसके लिए करने वाले हैं? हमारी तरफ से 6 जनवरी को सबसे पहले तो एक फर्स्ट डे कवर रिलीज़ हो रहा है जो मुख्यालय लेवल पे नई दिल्ली में रिलीज़ हो रहा है, जो इस 75वें साल को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा हमारे तो पिछले साल से ही कई हमने प्रोग्राम इस तरह से किए हैं। BIS एक ऐसा कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कई पहलुओं को छूता है। तो हम लोग ना केवल कंज्यूमर के हितों में काम करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण में, पर निर्माताओं और विनिर्माताओं की भी सहायता करते हैं ताकि वो अपने उद्यम को वैश्विक रूप से एक स्टैब्लिश कर सके मानकों के अनुरूप। तो हम लोग इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। अभी अपने 75वें साल में हम लोगों ने एक नई गतिविधि जो कि स्टैंडर्ड्स क्लब है, जो हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लॉन्च कर रहे हैं, वो भी स्थापित किए हैं, जिसमें हम पहली बार इस तरह का एक प्रयोजन कर रहे हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शुरू से ही मानकों की कह सकते हैं उपयोगिता समझ जाएं और एक जागरूक ग्राहक बने। तो इसी पहल में राजस्थान राज्य में अभी तक 5 स्टैंडर्ड्स क्लब की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें सबसे पहला जो क्लब था वो मणिपाल यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ था। उसके अलावा MBM कॉलेज जोधपुर में, इसके अलावा अभी हाल ही में MNIT जयपुर में, और CPET जयपुर में, और एक हमारा गनगौरी बाज़ार में जो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर भी इसकी स्थापना की जा चुकी है। और भी ऐसे जो कह सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह के क्लब स्थापित की जाएंगे ताकि छात्र भी BIS की गतिविधियों के साथ जुड़ सके। इसके अलावा हम लोग जूलर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, हॉलमार्किंग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, और हमारे जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ नगर लेवल तक सीमित नहीं रहते, हम गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाके इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो बहुत सारे उपभोक्ता संगठन भी हमारे साथ इस कार्य हेतु जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस तरह से कह सकते हैं कि मानकों के संवर्धन में और मानकों के प्रचार प्रसार में हमारी सहायता करते हैं। तो यही सारे प्रोग्राम हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं ताकि मानकों से लोग और अधिक जुड़ पाएँ। मैम, चूँकि हम कार्यक्रम के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं और आपने चूँकि गांवों की और ढाणियों की बात की, मैं थोड़ा सा इस भूगोल को थोड़ा सा बढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज हम लोग अगर कुछ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से लेकर के हम विदेश चले जाते हैं, तो चूँकि हर जगह के अपने मानक होते हैं, कुछ अगर हम US जाएँ या ऑस्ट्रेलिया जाएँ, यूरोप जाएँ, तो वहाँ के अपने मानक हो सकते हैं। तो क्या हमारा मानक इट्स अ नेशनल स्टैंडर्ड, या फिर इंटरनेशनलिटी भी इसकी वैलिडिटी वैसी ही रहती है, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कराने पड़ते हैं? देखिए, जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, यानी नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। भारतीय मानक ब्यूरो, और इस बात को बताने में मुझे काफ़ी गर्व भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स जो कि ISO है जी, ISO, और IEC है जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल जो कमीशन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड उत्पाद करता है, उसका संस्थापक सदस्य है। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों में तो शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, और हमारे जो मानक हैं उसका जो कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन है। 55 से ज़्यादा देशों में भारतीय मानक ब्यूरो अपनी प्रमाणीकरण गतिविधियां चला रहा है जो हमारे मानकों पे बेस्ड हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा ISO और IEC के प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी अच्छा योगदान है अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने में, और फिर उनको देश की परिस्थिति के हिसाब से अडॉप्ट करने में भारतीय मानक ब्यूरो हमेशा ही तत्पर रहता है।
हमारे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज किए गए हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो मुझे याद है, जिसमें लकीली मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, वो जो बारिश के पानी के लिए जो हार्वेस्टिंग करी जाती है उस पे जो एक मानक मुझे ध्यान है, वो भारतीय स्तर पे ही बना के इंटरनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश किया गया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मानक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मानक हैं जो हम लोग नेशनल लेवल पे बनाते हैं, जिसे इंटरनेशनल संस्थाएं अडॉप्ट कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय मानकों का बाहर कोई इतना प्रचार प्रसार नहीं है। भारतीय मानक काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं में पूरी तरह से देश के हित का संरक्षण भी कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं, ताकि अच्छे मानक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उपलब्ध किए जा सके। एक आखिरी प्रश्न मैम आपसे लेता हूँ, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि पिछले 200 साल में वर्ल्ड में जितना चेंज नहीं हुआ, उससे ज़्यादा चेंज पिछले 50 सालों में हो चुका है, और जितना 50 सालों में नहीं हुआ शायद उतना पिछले 10 साल में हो चुका है। हम देख रहे हैं कि इन द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक अगले 5 वर्ष जो है वो बहुत परिवर्तन वाले होने वाले हैं, दुनिया भर में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो 75 ईयर्स के बाद में अगर हम अगले केवल ज़्यादा नहीं, अगर 5 वर्षों की मैं बात करूँ, तो भारतीय मानक ब्यूरो अपने आप को कैसे देख रहा है और क्या क्या परिवर्तन अपने में और लाने वाले हैं, जो आप सुधार की गुंजाइश अगर कहीं देखते होंगे तो हमें करनी चाहिए? एक बहुत ही वस्तुपरक प्रश्न आपने पूछा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगला जो आने वाला 5 साल है वो इन्फोटेक का युग है। तो हमारा डिस्पाइट कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहे हैं। BIS केयर ऐप एक इसका अच्छा एक कह सकते हैं उदाहरण है। उसी तरह से हमारे जो भी प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस हैं वो सभी ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारी जो सर्विलेंस मैकेनिज्म है उसमें भी अब ऐप बेस्ड सर्विलेंसेस हो रही हैं, जिससे बहुत ही आसान है कि वो जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जा रहे हैं उनकी जियो टैगिंग कर लें कि वो किस पर्टिकुलर जगह पे गए थे। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो ने ये रियलाइज़ किया अभी कि सर्विसेज सेक्टर में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। तो बहुत सारे मानक हम लोग इस तरह के डेवलप कर रहे हैं जो अब सर्विसेज सेक्टर के लिए, जैसे आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बात करें, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करें, या फिर हॉस्पिटल्स को कैसे मैनेज करना है उसकी बात करें, तो इस पर एक अलग डिवीजन काउंसिल की स्थापना अभी हाल ही में की गई है, जो सर्विसेज सेक्टर डिवीजन काउंसिल है, जिसपे बहुत सारे मानकों का निर्माण किया जा रहा है। फैंटास्टिक, बहुत आपने अच्छी बात कही कि बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर हम हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ा एक अपने आप में पूरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे हर व्यक्ति दो चार होता है और हर कुछ दिनों में होता रहता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में जो एक वृहद एक स्वरूप है वो आप लोगों को सामने आपने देखा होगा, उसे समझा होगा। मैम कनिका कालिया जी हमारे बीच ही निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के और कार्यक्रम भी आप तक पहुंचाएं, जिससे कि ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। 75 वर्ष की इस कामयाबी के लिए मैम आपको बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।